बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हमने न्यू एसएलओ स्टार्ट करना है। पहले एसएलओ को समझते हैं, फिर आएंगे ग्रेड 8 में हमने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा हुआ है, और फाइनली हम अपने एसएलओ को कंप्लीट करेंगे। एसएलओ के अगर आप स्टार्टिंग वर्ड्स देखो तो वो हमें कह रहा है कि हम डिस्क्राइब तो करें, एलैबोरेट तो करें, लेकिन ब्रीफली, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। किस चीज को? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। अब कहते हैं जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को एलैबोरेट करने लगे हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करने लगे हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिक्स होता है। यानी आप जब ये एसएलओ पढ़ोगे तो आपने ये बताना है कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसलिए वर्ड यूज हुआ डबल। और हर स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि हेलिकल फॉर्म में है। तो जब दोनों स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में आ जाएंगे तो आप इसे कहोगे ये डबल हेलिकल है। तो हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर दूसरा वो हमें कह रहा है कि डीएनए जो है ये असल में पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है। जब आप मैक्रोमोलिक्यूल कहते हो तो इसका मतलब है इसमें कोई छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स बार बार जुड़ के मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे हमने कहा था प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, तो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल था, उसके मोनोमर और यूनिट्स को आप अमाइनो एसिड कह रहे थे। कहते हैं इसी तरह डीएनए जो है ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है, और इस मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर जो मोनोमर है, इसका यूनिट है जो डीएनए बना रहा है, इस यूनिट को बच्चों हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो आप जब डीएनए के स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आप बताएंगे कि डीएनए डबल हेलिक्स है और ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें हम देखते हैं बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, बेस पेयरिंग से मुराद है ये जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, जब आप इन्हें डिटेल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में पेयर बनाते हैं, इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में यूनाइटेड रहते हैं। अगर इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में पेयरिंग ना हो तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, इकट्ठे एग्जिस्ट ही ना करें। ये इकट्ठे इसलिए एग्जिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इनके दरमियान बेस पेयरिंग होती है। हम इसके लिए वर्ड बेस क्यों यूज कर रहे हैं, ये जब आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि आप इसे बेस पेयरिंग क्यों कहते हो। और कहते हैं जो बेस पेयरिंग हो रही है वो असल में डीएनए के जो 2 हेलिसेस हैं, हेलिसेस से मुराद ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान हो रही है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो बेस पेयरिंग है बच्चों इसे हम कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। अब देखो एसएलओ के अंदर उसने डीएनए से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मेंशन कर दी है। ये बड़ी अच्छी बात है एसएलओ की कि कुछ मखसूस अल्फाज हैं इस एसएलओ से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, हमें वो मखसूस अल्फाज एसएलओ में ही दे रहे हैं ताकि जब बच्चा इसको पढ़े और ऑथर इस किताब को लिख रहा हो तो वो इन अल्फाज का वहां इस्तेमाल करे, बच्चे को इन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ किया जाए। तो बेस पेयरिंग होती है 2 डीएनए स्ट्रैंड्स में, और ये जो पेयरिंग होती है कहते हैं ये कंप्लीमेंट्री होती है। ये कंप्लीमेंट्री से क्या मुराद है, यहां पे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये तमाम जार्गन्स, ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज डबल हेलिक्स। डायरेक्ट इस एसएलओ को स्टार्ट करने से पहले जरा प्री रिक्विजिट में आते हैं और देखते हैं ग्रेड 8 में हमने इस टॉपिक से, इस एसएलओ से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको याद हो, आप अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ के आए हो कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये हजारों की तादाद में सब यूनिट्स होते हैं जिनसे बना होता है। तो डीएनए के जो सब यूनिट्स हैं हमने पढ़ा था, हम इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और डीएनए का एक पॉलीमर बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 4 तरह के होते हैं। एक को आपने कहा था
एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, दूसरे को हमने पढ़ा थायमीन, तीसरे को साइटोसिन और चौथे को गवानीन न्यूक्लियोटाइड। ये एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गवानीन, ये क्या है ये हम आज समझेंगे। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और हर एक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरी कर रहे हैं। एक के अंदर एडेनिन है, दूसरे में थायमीन है, तीसरे में साइटोसिन है और चौथे के पास गवानीन है। तो हमने कहा टोटल 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए बनाते हैं। फिर इसी के साथ हमने ग्रेड 8 में पढ़ा था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो ये 2 स्ट्रैंड्स बनाते हैं, यानी एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के जो आपस में जुड़े होते हैं। और इन 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है जिसकी मदद से दोनों स्ट्रैंड्स आपस में यूनाइटेड है, इसे आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है कि एडेनिन जो है ये हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, जबकि गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। अब ये बेसिक बातें हैं जो आपने ग्रेड 8 में पढ़ ली हुई है कि एडेनिन का बॉन्ड बनेगा थायमीन के साथ, गवानीन का बॉन्ड बनेगा साइटोसिन के साथ। लेकिन ये एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन है क्या, यही तो हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक। तो अब हम आते हैं अपने ग्रेड 9 पे और एसएलओ को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले सिमुलेशन पे आते हैं। आपको ये सारी चीजें जो एसएलओ में है हम डायरेक्ट सिमुलेशन से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि बुक के अंदर क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन बेसिक आइडिया हमें यहीं से मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमने कहा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए को बनाते हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स तादाद में 4 होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखो, आपको यहां पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं। अब इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा इन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों, आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड 3 स्ट्रक्चर्स का बना होता है। एक, इसके अंदर शुगर होती है, दूसरा इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और तीसरा ना इसमें बेस होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना है। हमने कहा डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। अब न्यूक्लियोटाइड्स का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक इसके पास शुगर है, दूसरा इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, और तीसरा इसके पास बेस होती है। अब ये जो बेस होती है इसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस इसलिए कहते हैं, अभी जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि इन बेसिस के पास नाइट्रोजन होती है। चूंकि इनमें स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होती है इसलिए हम इन्हें नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये देखो, यहां पे बच्चों आपके पास शुगर है। एक चीज आपने नोटिस करनी है कि ये जो शुगर है इसके अंदर तो पहले देखो कार्बन कितने हैं। आपको इस शुगर में कार्बन की तादाद पता होनी चाहिए। हमारे पास इस शुगर के अंदर 5 कार्बन हैं। अब हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते वक्त मोनोसेक्राइड भी पढ़े थे, रिमेंबर। और मोनोसेक्राइड्स में हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था। वहां ये बात आप समझ चुके हो कि आपके पास जब शुगर्स को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए रिंग फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था ग्लूकोज का रिंग बनता था और ग्लूकोज के रिंग के अंदर 6 कॉर्नर थे।
उनमें से एक कॉर्नर में ऑक्सीजन थी और 5 कॉर्नर पे ग्लूकोज के 5 कार्बन थे, जबकि छठा कार्बन रिंग से बाहर था। इसी तरह यहां भी देखो, ये भी जो शुगर है ये असल में 5 कार्बन वाली शुगर है और इसने अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए रिंग फॉर्म बनाई हुई है। अब जो रिंग बन रहा है, इस रिंग के अंदर 5 कॉर्नर है, लेकिन उन 5 कॉर्नर में से एक कॉर्नर ऑक्सीजन ने लिया हुआ है, सी, और बाकी के जो 4 कॉर्नर्स हैं वहां इसके 4 कार्बन है, लेकिन इसका जो 5th कार्बन है ये बच्चों रिंग से बाहर है। तो पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इसकी जो शुगर है ये 5 कार्बन वाली शुगर है। इन 5 कार्बन वाली शुगर में से 4 कार्बन इसके रिंग के अंदर है और 5वां कार्बन रिंग से बाहर है। ये जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है बच्चों, हम इसे राइबोस शुगर कहते हैं। तो एक चीज हमें यहां से क्लियर हुई कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है, जिसे आप राइबोस शुगर कहते हो। अब यहां मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं आपको। ये जो 5 कार्बन शुगर है, गौर करो, इसके कार्बन 1 के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन 3 के पास भी है और कार्बन 5 के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जो चीज इसके अंदर यूनिक है ना, वो ये कि इसका जो कार्बन 2 है बच्चों, यहां देखो आपको कोई हाइड्रोक्सिल नहीं मिल रहा। सी, कि आपके पास कार्बन 2 जो है, यहां दोनों कार्बन, एक कार्बन के दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ बने हुए हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? हमारे पास असल में यहां OH ग्रुप होता है। बच्चों इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, ये आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा। हमारे पास असल में इस शुगर के कार्बन नंबर 2 के साथ OH ही ग्रुप अटैच होता है, तब आप इसको राइबोस शुगर कहते हो। लेकिन डीएनए के अंदर जब ये शुगर आती है, रिपीट, डीएनए के अंदर जब ये शुगर आती है तो इसकी ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि असल में जो राइबोस शुगर होती है उसके कार्बन 2 के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। लेकिन जब ये राइबोस शुगर डीएनए का हिस्सा बना रही होती है तो हम देखते हैं इसकी ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है। चूंकि इसकी ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए की जो शुगर है ये राइबोस शुगर नहीं है, बल्कि ये डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी का मतलब होता है कि ये ऐसी राइबोस शुगर है जिसके कार्बन 2 से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है। ये बात समझ आइए कि कार्बन 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था राइबोस शुगर के, उसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन का एटम ही हमें नजर आ रहा है। अब ये जो राइबोस शुगर है जिसकी ऑक्सीजन रिमूव हुई है बच्चों, हम इस शुगर को कह रहे हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। ऐसी राइबोस शुगर जिसमें से आपने एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनमें जो शुगर है आप उसे डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हो। 5 कार्बन शुगर है, 4 कार्बन रिंग में और 1 कार्बन रिंग से बाहर। रिंग का जो कार्बन नंबर 2 है उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, तो हमने कहा ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। क्लियर हो गया? एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया। दूसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये देखो, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर रियलाइज करना आना चाहिए। एग्जामिनर आपसे इसे ड्रॉ करने का नहीं कहेगा कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दें, लेकिन आपको पता हो कि फॉस्फोरिक एसिड के अंदर सेंटर के अंदर एक फॉस्फेट है और इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल है और चौथा ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। अभी मैं इसको रोटेट करके दिखाऊंगा, आपने ऑब्जर्व करना है कि यहां पे जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फेट के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। सी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं
4 ऑक्सीजन होती है और एक फॉस्फेट होता है। ये है सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है ये बेसिस। हमने इन बेसिस को नाम दिया नाइट्रोजनस बेसिस, और ये नाम इसलिए दिया क्योंकि इनके रिंग के, इनके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन होती है, इसलिए हमने इन्हें कहा नाइट्रोजनस बेस। ये 4 तरह की होती हैं। ये जो अभी हमने नाम पढ़े थे ना, एडेनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन, ये असल में इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस के नाम हैं। अब ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है ना, इनमें से एक को ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास है एडेनिन, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों जो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको आपने लिख लेना है, अंडरस्टैंड करना है। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन। इनमें से जो पहली 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन और गवानीन, इन्हें बच्चों हम प्यूरीन्स कहते हैं, ठीक है। एडेनिन और गवानीन को हम प्यूरीन्स कहते हैं, जबकि थायमीन और साइटोसिन को हम पायरिमिडीन्स बोलते हैं। तो असल में 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। डीएनए के अंदर आगे से प्यूरीन 2 तरह की है, एक एडेनिन और दूसरी गवानीन। पायरिमिडीन भी 2 तरह की है, एक थायमीन और दूसरी साइटोसिन। अब ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आपको पूरे डीएनए में मिलते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये आपके पास पड़ी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड जो है इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर शुगर है जिसको अभी हम समझ के आए हैं, फॉस्फेट ग्रुप है, और तीसरा इनके पास ये नाइट्रोजनस बेस है। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक न्यूक्लियोटाइड के ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि न्यूक्लियोटाइड के इन 3 में से ना पहले 2 कंपोनेंट सेम होते हैं। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लो, आपको उसके अंदर शुगर और फॉस्फेट ग्रुप सेम मिलेंगे। यहां तक क्लियर है कि टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हर न्यूक्लियोटाइड की शुगर और फॉस्फेट सेम है। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो इस बेस की वजह से आ रहा है। 4 तरह की बेसिस हमने पढ़ी, एडेनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन। आप बेस को चेंज करो तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा। 4 तरह की बेसिस है और 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड के पास इन चारों में से कोई एक बेस होती है। अगर तो एडेनिन हो तो आपने उसे कहा था कि ये वो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन है। रिमेंबर ग्रेड 8 में आपने इसे कहा था एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अगर तो नाइट्रोजनस बेस गवानीन हो तो आप कहते हो अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास गवानीन है, गवानीन न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपके पास थायमीन हो तो ये आपका थर्ड न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसके अंदर थायमीन होती है। इसी तरह फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के अंदर साइटोसिन होती है। तो पॉइंट इज कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स में से 2 सेम है सभी के अंदर। चेंज जो चीज होती है वो है नाइट्रोजनस बेस। आप नाइट्रोजनस बेस को चेंज करो, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेस है तो आपके पास 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक वक्त में सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस चेंज करने से न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। हमें स्ट्रक्चर्स की डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप यहां पे चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो एडेनिन है इसमें 2 रिंग्स हैं। सी, तो एडेनिन 2 रिंग वाली है और आपको रिंग के अंदर
नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं बकायदा ब्लू कलर के अंदर। चूंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है इसलिए हम कहते हैं ये नाइट्रोजनस बेस है। इसी तरह किसी और को देखो, गवानीन को देखो, ये देखें, ये आपके पास गवानीन है। गवानीन के अंदर भी 2 रिंग्स हैं और रिंग्स के अंदर आपको नाइट्रोजन नजर आ रही है, तो ये भी नाइट्रोजनस बेस है। अब ये बात आपने लिख लेनी है अपनी बुक के अंदर कि एडेनिन और गवानीन इनमें 2 रिंग्स होते हैं और ये बड़ी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन्हें हम प्यूरीन कहते हैं। रिमेंबर, प्यूरीन, एडेनिन और गवानीन है, दोनों के पास 2 रिंग है। लेकिन अब देखो, जैसे ही हम थायमीन में आए हैं यहां सिंगल रिंग है, नोटिस कर रहे हो? एडेनिन और गवानीन में 2 रिंग्स थे, थायमीन के पास 1 ही रिंग है, तो ये छोटी बेस है। लेकिन अभी भी आप देखो, आपको इसके रिंग के अंदर नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो ये भी नाइट्रोजनस बेस है। और लास्ट में देखो साइटोसिन, साइटोसिन में भी 1 ही रिंग है। ठीक हो गया? तो ये भी छोटी नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन इसके रिंग में भी हमें नाइट्रोजन मिल रहे हैं। तो चारों नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन इनमें से एडेनिन और गवानीन प्यूरीन कहलाती है और इनमें 2 रिंग्स होते हैं, इसलिए ये बड़ी बेसिस होती हैं। जबकि थायमीन और साइटोसिन जो है इन्हें आप पायरिमिडीन कहते हो, इनमें 1 रिंग होता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर छोटा होता है। अब जो चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास इन बेसिस की वजह से न्यूक्लियोटाइड्स में वैरायटी आती है। 4 तरह की बेसिस है, तो 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिस हैं इनमें बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स से इमेजिन ये आपके पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड के ऊपर यहां पे एडेनिन है, गवानीन है और इसके सामने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है और दूसरे स्ट्रैंड पर इसके सामने यहां थायमीन है और यहां पे साइटोसिन है। अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में यूनाइटेड होते हैं। ये इसलिए यूनाइटेड होते हैं क्योंकि दोनों के अंदर जो बेसिस होती हैं इनमें बॉन्ड्स बने होते हैं। अब जो चीज समझाने जा रहा हूं वो ये कि जब भी बॉन्ड्स बनते हैं, जिसे हमने एसएलओ में कहा बेस पेयरिंग, जब भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में बेस पेयरिंग बनती है तो आपने याद रखना है एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर बनाती है, एडेनिन कभी भी गवानीन या साइटोसिन के साथ पेयर नहीं बनाती। चूंकि एडेनिन स्पेसिफिकली सिर्फ थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, इसलिए हम इस बेस पेयरिंग को कंप्लीमेंट्री कहते हैं कि ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। इसी तरह आपने याद रखना है कि गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती है, गवानीन कभी भी थायमीन या एडेनिन के साथ पेयर नहीं बनाएगी, इसलिए हम इस बेस पेयरिंग को कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। तो वो जो एसएलओ के अंदर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का लफ्ज यूज हुआ वो इस बात को शो करता है कि एडेनिन ने हमेशा थायमीन के साथ और गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना है। दूसरी बात, इस बॉन्ड का नाम क्या है? अभी हम पढ़ के आए हैं, इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं जो इनके दरमियान बन रहा होता है। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद, एडेनिन और थायमीन हमेशा आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी, और गवानीन और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो एक तो याद रखना है एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड करेगा और गवानीन साइटोसिन के साथ। दूसरा, इनका जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तादाद कितनी है? एडेनिन और थायमीन में 2 और गवानीन और साइटोसिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये देखो, इसको जूम करें, यहां पे अब आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है हर वो बात जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपकी आसानी के लिए। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, क्या ऐसा नहीं है कि एडेनिन थायमीन के साथ पेयर बना रही है और एडेनिन के अंदर 2 रिंग्स हैं, देख रहे हो?
ये बड़ी नाइट्रोजनस बेस है और थायमीन के पास एक ही रिंग है, ये छोटी है। दूसरी तरफ देखो, गवानीन साइटोसिन के साथ पेयर बना रही है। गवानीन जो है इसमें 2 रिंग्स हैं, ये बड़ी बेस है, और साइटोसिन के पास एक ही रिंग है, ये छोटी बेस है। तो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। और यहां पे ये जो डॉटेड लाइंस आपको शो हो रही हैं, ये असल में इनमें बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती हैं। और यू कैन सी कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि अगर आप यहां पे देखो तो यहां आपको गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए हैं। तो इनका रिंग स्ट्रक्चर जो है, जूम करें, इनका रिंग स्ट्रक्चर ही इस तरह से अरेंज होता है कि इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो फिक्स होते हैं। जब भी एडेनिन और थायमीन के दरमियान पेयरिंग होगी, यहां 2 ही बॉन्ड्स मिलेंगे। जब भी गवानीन और साइटोसिन के दरमियान पेयरिंग होगी, यहां आपको हमेशा 3 बॉन्ड्स मिलेंगे। तो बच्चों, ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको यहां 4 न्यूक्लियोटाइड में से किसी एक न्यूक्लियोटाइड को दिखाऊं, तो ये देखें, अब ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इसकी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और दूसरी तरफ ये देखो, ये डबल रिंग आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच है। जब ये तीनों स्ट्रक्चर मिलते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, तो आप कहते हो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। अगर आप किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो आपको वहां पे शुगर भी सेम मिलेगी, फॉस्फेट भी सेम मिलेगा। क्या चीज चेंज होगी? सिर्फ नाइट्रोजनस बेस चेंज होगी। तो आप नाइट्रोजनस बेस चेंज करते जाते हो, आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियोटाइड्स वेरी करते जाते हैं। अब रियल में हमें डीएनए इस तरह से मिलता है। जब आपके पास ये सिमुलेशन क्लास में आए, कल टीचर पढ़ा रहे हो, तो टीचर्स का काम है जरा आपको इसको जूम करके दिखाए और आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करो कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुआ है। और हमें डीएनए इस तरह से नजर आता है। दूसरी सिमुलेशन पे आए। अब इस डीएनए को अगर आप देखो तो यहां 2 स्ट्रैंड्स हैं, और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, आपने अभी देखा, दोनों स्ट्रेट नहीं थे, दोनों के अंदर कर्व्स थे। इन कर्व्स की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, आप इसे कहते हो वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्राउजिंग में। ये देखो, डीएनए में आपको 2 स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, दोनों स्ट्रेट नहीं है, दोनों में हेलिकल कर्व्स हैं, इसलिए आप कहते हो ये डबल हेलिकल है। और अगर आप इनके दरमियान में ये कलर्स को देखो, ये इनकी वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं, और इन बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स हमेशा यूनाइटेड रहते हैं, कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। अब मैं जो चीज आपको सेकंड सिमुलेशन में दिखाना चाह रहा हूं कि इस डबल डीएनए स्ट्रैंड को अगर आप ओपन करके देखो तो आपको इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट किस तरह से नजर आती है, यह चीज मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं। हर वो बात जो हमारा एसएलओ कह रहा है, हम अपनी सिमुलेशन में ये बात पढ़ चुके हैं, आपकी किताब में, प्रेजेंटेशन में यही सारी बातें लिखी हुई हैं। इसको हम अभी पढ़ेंगे, 1-2 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, वो इस सिमुलेशन से हम कवर करेंगे, ताकि कल आपके टीचर जब आपको ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो आपको पहले से पता हो कि हमने हर ये चीज सिमुलेशन से पढ़ी हुई है। तो ये हमारा डबल हेलिक डीएनए है। अब अगर आप इसको सिंपल करो, लेट्स से इमेजिन करो कि आप डीएनए का एक चंक ले रहे हो और उसके कर्व्स को खत्म करके उन्हें स्ट्रेट करके देखना चाहते हो ताकि आपको उनका स्ट्रक्चर आसानी से समझ आए। तो अब आप देखो, यहां पे अगर आप एक लेबलिंग देखो, इन लेबलिंग्स को ध्यान से पढ़ो। यहां एक टर्म लिखी है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हमने इस टर्मिनोलॉजी को समझना है, बाकी हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, हमने एक छोटा सा चंक लिया, उसके हेलिक्स को खत्म करके उसको स्ट्रेट फॉर्म में ले आए। ये आपके पास अब जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है ना, अब जरा हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो ये देखो,
ये दो स्ट्रैंड्स असल में न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। अब आपने मेरे साथ यहां न्यूक्लियोटाइड्स को आइडेंटिफाई करना है। इफ यू कैन सी, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, इसके साथ नीचे आपको दूसरा न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है और चौथा न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पे कि एक बेस बड़ी दिखाई है तो दूसरी बेस छोटी दिखाई हुई है, क्योंकि इनमें से एक प्यूरीन है डबल रिंग वाली और दूसरी पायरीमिडीन है सिंगल रिंग वाली। अब जो चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, आपने वो अंडरस्टैंड करनी है। इस एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यहां पे शुगर है, ठीक है, ये देखो ये शुगर है। इस शुगर के कार्बन 1 के साथ, बच्चों मैं यहां पे अलहदा से लिख रहा हूं सिर्फ आसान करने के लिए, शुगर के कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। मैंने ये तो आपको पीछे बताया कि शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब मैं आपको कार्बन के साथ फिक्स करके बता रहा हूं कि शुगर का जो कार्बन 1 होता है इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और शुगर का जो कार्बन 5 होता है बच्चों इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शुगर के कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस और कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये तीन स्ट्रक्चर आपके पास मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यहां देखो, कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस को अटैच किया हुआ है और कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट को अटैच किया हुआ है। ये जो गोल सा छोटा सा सर्कल है ये फॉस्फेट है। अब लास्ट में जो चीज आपने समझनी है कि जब आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, ठीक है, जब दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो इनमें जो बॉन्ड बन रहा होता है वो शुगर और फॉस्फेट के दरमियान बनता है। ये लास्ट पॉइंट है जिसको बच्चों आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर देखो, ये जो एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से अटैच है, तो आपके पास एक शुगर जो है वो दूसरे शुगर के साथ फॉस्फेट की वजह से अटैच होती है। जब शुगर्स एक दूसरे के साथ फॉस्फेट की वजह से अटैच होती हैं तो आपके पास डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है इसमें आप देखते हो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फेट की मदद से अटैच होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एक स्ट्रैंड बनता है इसे आप शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हो। ये टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर जो स्ट्रक्चर बना होता है हम उसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं, क्योंकि यहां के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फेट्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन दो स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से अटैच होते हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो दो स्ट्रैंड्स नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से अटैच है और यहां जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक सिंगल स्ट्रैंड को देखोगे तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फेट की वजह से अटैच होते हैं, इसलिए जो स्ट्रैंड बनता है हम इसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है, सारी बातें पढ़ ली है। टीचर्स ने कल जब ये लेक्चर रिवाइज करना है तो सिंपल कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने बच्चों को समझानी है एंड इट इजी टू अंडरस्टैंड। क्या आपके पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को सेल यूज करता है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। बाकी हर चीज बच्चों हम कवर कर चुके हैं। आई होप लेक्चर आपको सिमुलेशन की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। कल जब आपके क्लास टीचर ये कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी।
ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।